नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हम बात करने जा रहे हैं 1857 की। वही 1857 जिसको स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी ने देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और हमारे चीचा जावेद अख्तर साहब, उनके दादाजी के दादाजी ने जिहाद कहा था, फतवा जारी किया था उन्होंने। याद है ना आपको? फतवा वीर जावेद अख्तर साहब उन्हीं फतवा वीरों के वंशज हैं। तो आज हमारे साथ है तन्मय केलकर जी। आपका स्वागत है तन्मय जी। नमस्कार। आपका स्वागत नमस्कार है संजय तन्मय जी। जी। नमस्कार संजय जी और जयपुर डायलॉग्स के सारे दर्शकों को एक बार फिर से नमस्कार और आभार मुझे इस मंच पे फिर से मिलने के तो ये 1857 की जो क्रांति कही जाती है और जिसको अंग्रेज जो हैं वो सिपाही विद्रोह कहते हैं, सिपॉय म्यूटिनी कहते हैं, उसकी वस्तु स्थिति क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ इसको माना जाता है कि ये कम से कम हिंदू पक्ष की ओर से तो ये एक स्वतंत्रता संग्राम था। जी। तो लेकिन क्या मुस्लिम पक्ष की ओर से भी यह स्वतंत्रता संग्राम था, या कि वो मुगल साम्राज्य वापस स्थापित करने का जिहाद था? जी, तो ये एक्चुअली बहुत ही दिलचस्प लेकिन अल्प परिचित विषय है, पहलू है इस पूरे घटनाक्रम का। मैंने सबसे पहले बार 1857 के बारे में सुना था, वो ऑब्वियसली स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में, और वहाँ पे भी उस पूरे घटनाक्रम को स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा गया था। और ये कहने वाले दूसरे तीसरे कोई और नहीं बल्कि खुद वीर सावरकर जी थे, जिन्होंने 1907 में, यानी कि इस पूरे घटनाक्रम को जब 50 साल हुए थे, तब एक पुस्तक लिखी थी, 57 से स्वातंत्र समर, यानी कि 1857 का स्वातंत्र समर। और ये ऐसी पुस्तक थी, शायद पहली पुस्तक होगी इतिहास में, जिसे प्रकाशन के पूर्व ही जब्त कर लिया गया, सारी कॉपी। जी हाँ, जी हाँ। जी हाँ। और इस पुस्तक को कई सारे क्रांतिकारियों की भगवत गीता बतलाते थे। सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, ये सब इस पुस्तक के बड़े चाहते थे और इससे इंस्पायर, प्रेरित होकर उन्होंने अपना क्रांति कार्य किया था। लेकिन इस पूरी पुस्तक की जो कहानी थी और इससे बना हुआ चित्र, जो हमें पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ाया जाता है, उसमें मुझे पहले से ही कुछ त्रुटियां लग रही थी। मैंने बचपन में इतिहास के शिक्षकों को भी ये पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई उसका समाधानकारक जवाब नहीं दे पाया था। प्रश्न ये थे कि झांसी की रानी ने कहा था कि मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। तो अगर वो भारत के लिए लड़ रही थी, तो उसने ये क्यों नहीं कहा कि मैं मेरा भारत का 1 इंच भी ना दूंगी, सिर्फ झांसी की बात उसने क्यों की। दूसरी चीज ये कि ये कहा जाता था कि हिंदू मुस्लिम एकता का ये सबसे पहला आविष्कार था। तो अगर सबसे पहला आविष्कार था, तो उसके बाद उसके कुछ प्रतिबिंब क्यों नहीं देखने मिले, कुछ कण भर तो हिंदू मुस्लिम एकता उस घटना के बाद क्यों नहीं दिखी। तीसरी बात ये थी कि हिंदू मुस्लिम की अगर एकता थी, तो ऐसी क्या बात है कि सिखों को ब्रिटिशों के तरफ से लड़ना पड़ा। इस घटना के महज 10 साल पहले, या फिर 8 या 9 साल ही पहले, सिखों का साम्राज्य अंग्रेजों ने डुबाया था। तो क्या अंग्रेज सिखों के ज्यादा बड़े दुश्मन नहीं हुए? सिखों ने अंग्रेजों की तरफ से क्यों लड़ना चाहा? चौथी बात यह, अगर पूरे भारत के लिए स्वतंत्रता आंदोलन था, तो नर्मदा की दक्षिण में किसी ने हथियार क्यों नहीं उठाए, अगर पूरे भारत की बात है तो। और सबसे आखिरी बात ये थी, जिससे मुझे इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ लगी, वो थी अम्बेडकर जी का 1940 का लिखा हुआ वो प्रसिद्ध लेख, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, जिसमें ये कहा था कि मुस्लिमों का अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का ही रवैया रहा है और आज भी ये रहा है। 1857 में जैसे जिहाद का रवैया था, ठीक वैसे ही आज ही है। इस वाक्य को पढ़ के मैंने तब तो नजरअंदाज कर दिया था कि शायद अम्बेडकर जी किसी और हेतु से कह रहे होंगे। लेकिन एक और किताब 2007 में प्रकाशित हुई मराठी में, जिसका नाम है 1857 का जिहाद, और इसके लेखक है शेषराव मोरे जी, जो मराठी के एक बड़े ही विद्वान विचारी संशोधक हिंदुत्ववादी बतलाए जाते हैं।
उन्होंने ये इस पुस्तक में पूरी स्पष्टता से ये बताया है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे प्रेरक कौन था, नायक कौन था और लाभार्थी कौन था, 3 चीजें। तो एक-एक करके इस पूरे घटनाक्रम पे नज़र डालते हैं। हमें बताया जाता है कि कुछ नई कार्ट्रिजेस लाई थी बुलेट की, जिसे दाँतों से तोड़ना पड़ता था, जिसके अंदर गाय की और गाय के और सूअर के गोश्त से बनाई हुई कुछ कवर थी जो दाँतों से तोड़ी जाती थी। तो अगर इतनी सी बात है, तो जिनको प्रॉब्लम थी वो इस्तीफा दे देते सेना से या फिर अपने सीनियर से शिकायत करते या कुछ और करते। पूरा बड़ा विद्रोह का क्या कारण रहा होगा? तो जिन-जिन लोगों ने इस घटना के पीछे के 100 साल और आगे के पीछे के 100 साल और जो समांतर प्रवाह रहे हैं भारत के सामाजिक जीवन में, उनको अनदेखा किया, उनके इस घटना के विषय में जो भी आकलन है, वो गलत रहे हैं। अब शुरू करते हैं इस घटना के पहले 150 साल से तकरीबन 1707-8 में औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगलिया सल्तनत धीरे-धीरे कमजोर होने लगी और ये बात मुगल रियासत से जुड़े हुए कई सारे मौलानाओं को पसंद नहीं थी, जिसमें एक है रहीमिया मदरसा के जो संस्थापक, नाम भूल गया उनका, शाह वलीउल्लाह के वालिद शाह अब्दुल रहीम। तो उन्होंने मुआसिर आलमगीर का गठन किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर उसके बाद थे शाह वलीउल्लाह, ये वो थे जिन्होंने सीधे अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली को आमंत्रित किया था कि भारत पे कब्जा करे और ये काफिरों की तकलीफ से हमें बचाए, यानी कि मराठों के। उनके बाद थे शाह अब्दुल अजीज, जिन्होंने फिर यही कार्य आगे लिया और उनके बाद आते सैयद अहमद बरेलवी, जिन्होंने पूरे बंगाल से लेकर पंजाब तक जगह जगह जाके जिहाद के नारे दिए और सबसे बड़ा जिहाद करने की कोशिश की थी पंजाब में रंजीत सिंह के खिलाफ। ये वही है जिनको बालाकोट में फिर मारा गया, जहां अभी अभिनंदन को पकड़ा गया था अपने। तो इस पूरे बालाकोट में उनको मार के और उसके बाद फिर उनको उनके शव को जलाया भी गया। अच्छा, वही ये पुण्य कार्य हमारे सिख भाइयों ने किया था, महाराजा रंजीत सिंह के। पूरा गर्व है हमें। तो उनकी मौत हुई ये सैयद अहमद बरेलवी की 1831 में, लेकिन 1831 के बाद भी सिखों के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ भी थोड़े थोड़े जिहादी गतिविधियां चालू थी, ठीक है। लेकिन इस सबका चरम तब पहुंचता है जब 1855 में, और इस सबके धागे जाके मिलते हैं हनुमानगढ़ी के एपिसोड में। हनुमानगढ़ी जो अयोध्या के राम मंदिर के करीब ही एक हनुमान जी का पहले मंदिर हुआ करता था, ऐसे कहते हैं, जहाँ पे अब गढ़ी है, यानी कि छोटा सा किला। तो उस किले पे पहले हुआ करता था एक मंदिर, ये हिंदू पक्ष का। हनुमानगढ़ी आज भी मंदिर ही है, उसको हनुमानगढ़ी कहते हैं, वो है मंदिर। हाँ, आप गए नहीं होंगे शायद वहाँ पे। हाँ, मैं वहाँ नहीं, वो तो हनुमानगढ़ी है, अयोध्या में भी है और हाँ, जो फैजाबाद दूसरा है वहाँ भी है, 2 हनुमानगढ़ी। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, मैं वहाँ रहा हूँ। थैंक्स फॉर द करेक्शन। तो वहाँ पे मस्जिद थी और मस्जिद ही होनी चाहिए, ये कह के अवध के कुछ मौलवियों ने प्रचार शुरू किया। और ये वो वाला दौर है जब लॉर्ड डलहौसी की एक पॉलिसी ऑफ लैप्स, यानी कि कुछ ना कुछ बहाना बना के रियासतों को बर्खास्त कर देते थे। तो हुआ ये कि लखनऊ से, मतलब वो जो मौलवी था जिसका नाम अभी मैं भूल गया, लेकिन वो इतना अहम नहीं है नाम, उसने ये ऐलान किया कि वहाँ पे मस्जिद होनी ही चाहिए और वहाँ के हनुमानगढ़ी को हम तोड़ के रहेंगे। और पूरा एक 1000 या 1200 कुछ मौलवियों का जत्था, यानी कि मुजाहिदीनों का जत्था लखनऊ से लेके आक्रमण कर गया अयोध्या पे, जहाँ ये हनुमानगढ़ी है। तो अयोध्या में ऐसा था कि हर प्रिंसली स्टेट की सेना के अलावा ब्रिटिश रेसिडेंट्स भी हुआ करते थे। उनमें से कई सारे लोगों ने सब्सिडरी अलायंस के ट्रीटीज कर रखे थे ब्रिटिशों से, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो ब्रिटिशों की फौज वहाँ मौजूद थी और इस फौज ने उस आने वाले मुजाहिदीनों के सेना पे तोफ गोले डाले, इसमें कई सारे, मतलब 600-700 के आसपास मुजाहिदीन मारे गए, 100 के आसपास ब्रिटिश आर्मी और उसके हिंदू फौज जो सेनानी थे वो भी मारे गए। लेकिन इस पूरी घटना का बड़ा बवाल बना के वहाँ के
रेसिडेंट ने ये बात उठाई कि इस स्टेट में मुस्लिम शासक से यानी मुस्लिम नवाब से उनकी हिंदू अवाम नाराज है। तो ये बहाना बना के उन्होंने आगे जाके फरवरी 1856 में अवध का संस्थान खारिज कर दिया। अवध का रियासत जो थी प्रिंसली स्टेट, जी हाँ जी उसे हाँ, खारिज वाजिद कर अली दिया। शाह को हटा दिया वाजिद था। अली शाह, ठीक है, वाजिद अली शाह को भेजा कोलकाता, और उसकी जो बेगम थी दूसरी, बेगम हजरत महल, जिसका नाम अभी 1857 के बगावत में भी आएगा, वो फिर पूरा कारोबार मतलब प्रशासन वहाँ का देखने लगी। और उसका एक बेटा था जिसका 11 साल का बेटा था, नाम भूल गया उसका, उसे गद्दी पे बिठाया गया। ये वो दौर था जब दिल्ली का महत्व धीरे धीरे घट रहा था, जो मुगलिया सल्तनत की सीट थी, और लखनऊ का थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, जो एक शिया नवाबत थी देखा जाए तो। और इस शिया नवाब के ईरान के शाह के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, जो खुद एक शिया था। तो जैसे ही ये अयोध्या का मतलब अवध की रियासत खारिज हुई, वहाँ के मुल्ला मौलवियों को की एक तरह से नौकरियाँ चली गई। मतलब पहले जो फारसी में, उर्दू में पूरे सरकारी कागजात वगैरह हुआ करते थे, वो इंग्लिश में बनने लगे, सब रातों रात बेरोजगार एक तरह से। और एक सबसे अहम बात तो ये दारुल इस्लाम छोड़ के दारुल हर्ब बन गया, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत के अंदर आ गया, ठीक है। तो सारे मौलवी इस बात को देख ही रहे थे कि कब हम इससे जिहाद का ऐलान कर सके। उन्होंने जैसे पुराना तरीका था, सारी सल्तनतों को खत भेजे मदद के लिए, जिसमें से ईरान का शाह भी एक था। ईरान के शाह ने भी उस खत का जवाब दिया कि मैं आपकी तरफ से हूँ और आप पर आक्रमण करना चाहता हूँ भारत पर, ताकि अंग्रेजों को हटा के फिर से एक बार इस्लामी हुकूमत वहाँ कायम की जा सके। ये इश्तिहार दिल्ली के जामा मस्जिद में लगाया गया, और इसके साथ बड़ी बड़ी तकरीरें हुई, जिसमें मौलवी ने ये जाहिर किया, ऐलान किया कि अब वो वक्त है जब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जिहाद छेड़ा जाए। और उसके बाद जो घटनाएं हुई, ये मैं अभी बता रहा हूँ, मार्च अप्रैल का है, दिल्ली के जामा मस्जिद पे जो इश्तिहार लगे। उसके बाद जगह जगह पे, यानी कि पूरे गंगा मतलब उत्तर प्रदेश का जो इलाका है आज, उत्तर प्रदेश बिहार का, जगह जगह पे स्थानिक मौलवियों ने जिहाद के नारे दिए, फतवे जारी किए कि ब्रिटिश हुकूमत को जो ज़रा सा भी कोऑपरेट करेगा, उससे ताल्लुकात रखेगा, कुछ भी करेगा, उसको फिर बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। और इस हुकूमत के खिलाफ लड़ना हर मोमिन का एक फ़र्ज बनता है। और ये जिहाद के नारों के साथ फिर आगे जाके 10 मई 1857 ये वो दिन है जिसे 1857 के इस बगावत की शुरुआत माना जाता है। तो बाकी भी चीज़ें हो रही थी, मतलब किसी कंपनी में किसी हिंदू सेना ने या फिर हिंदू गुट ने समुद्री सफ़र करने से मना कर दिया, किसी ने नॉन ब्राह्मण या किसी और जाति के सैनिकों के साथ एक साथ खाना पीना मना कर दिया। ये सब छोटी चीज़ें थी, और उसका रूपांतर एक्चुअली देखा जाए तो बगावत में नहीं हुआ था। बगावत का असली ट्रिगर ये था कि जब से ये होगा, जब से ये फतवे शुरू हुए और मौलवी जब उसमें कूद पड़े, तो ये है असली उसका आरंभ और असली प्रेरणा, असली कारण। जी। और हाँ जी, तो ये तो वाजिद अली शाह वाला मामला हुआ। वो जो अटैक हुआ था वो ग़ुलाम हुसैन ने किया था। वो ग़ुलाम हुसैन वहाँ का मौलाना था, उसने हनुमानगढ़ी वाला अटैक किया था। इसके अलावा जो ये बार-बार ये कहा जाता है कि साहब की जो भी ये मेरठ में जब विद्रोह आरंभ हुआ, तो उन्होंने जाके बहादुर शाह ज़फ़र को अपना अपना सरबराह अपना नेतृत्व दे दिया और उनको अपना नेता मान लिया, अपना सम्राट मान लिया, और एक तरह से मुग़ल एम्पायर को रिवाइव कर दिया। लेकिन इसमें और भी तथ्य हैं जो जी मैंने आपको वो फ़ज़ल हक़ खैराबादी का फ़ज़ल हक़ खैराबादी जो थे मौलाना थे, ये जावेद अख्तर के दादाजी के दादाजी थे। यानी इनके फादर जानिसार अख्तर, उनके फादर मुश्तर खैराबादी, और उनके फादर अब्दुल हक, और उनके फादर थे ये मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी, तो बड़े मौलाना थे। और ये जब झगड़ा हुआ था
शाह इस्माइल ने जब वो किताब लिखी थी तक़वा उल ईमान, जो सैयद अहमद बरेलवी का साथी था, और जहाँ से इनका झगड़ा शुरू हुआ और जहाँ से इनकी धाराएं अलग अलग हुई, बरेलवी और देवबंदी वाली, राइट। तो वो जो ये आपका जो शाह इस्माइल की किताब के खिलाफ जिन्होंने फतवा दिया था, वो फजल हक खैराबादी के नेतृत्व में दिया गया था। तो ये जो थे, जी। ये इस बरेलवी विचारधारा के पोषक थे। जो बरेलवी बाद में जो 1906 में या 4 में जो बरेलवी मसलक बनी, वो इनसे प्रभावित थी। और अच्छा। जो दूसरी वाली जो थी, वो सैयद अहमद बरेलवी वाली, वो देवबंदी में कन्वर्ट हुई जाके। राइट। तो लेकिन ये मुगल ये जो बादशाह कैसे, हाँ, इनके जो फतवे, कई सारे लोगों ने फतवे दिए थे उस वक्त जिहाद के, जी। उनमें से तो ये फजल हक खैराबादी प्रमुख थे। जी, तो मुगल बादशाह कैसे उसका प्रमुख बना, सरबराह बना पूरे इस बगावत का, इसकी कहानी थोड़ी रोचक है। तो जब ये सब मेरठ में, बराकपुर में और भी कई सारे कैंटोनमेंट्स में जब ब्रिटिश हुकूमत के अधीन लड़ने वाले भारतीय फौजी, ज़्यादातर मुस्लिम, ये जब बगावत कर उठे, तब इस पूरे चीज़ की मुगल बादशाह को कुछ खबर नहीं थी। वो जैसे 18वीं सदी में कहा जाता था, वही 19वीं सदी में भी था, शहनशाह आलम दिल्ली से पालम। तो पालम के आगे क्या हो रहा है, इसकी शाह उसको कोई आलम खबर नहीं थी। अज दिल्ली ता आज दिल्ली पालम। का वही। तो पालम के आगे क्या होता है, उसको तो वैसे भी खबर बात नहीं हुआ करती थी। तो इन सब और लोगों ने, यानी कि और बहादुर शाह जफर के टाइम में तो लाल किले से आज आगे लाल किला था, चांदनी चौक इतना ही रह गया चांदनी था। चौक। चांदनी चौक के वही, आगे उनकी बादशाहत नहीं थी। लाल एग्जैक्टली किले एग्जैक्टली, से चांदनी चौक तक ही चांदनी थी। चौक। तो ये सब बागी इन्होंने जितना हो सके अंग्रेजों को मार गिराया, उनके असला बारूद सब हथियार लिए और सब चले दिल्ली की तरफ। तब की ये घोषणा है, चलो दिल्ली, एक्चुअल स्पीकिंग, ठीक है, जो बाद में सुभाष जी ने अपने आज़ाद हिंद फौज में दी। तो ये सब दिल्ली पहुंचा, और ये कैसे थे, ये सब नॉर्मल से सैनिक थे। इनको सेना की मूवमेंट्स कैसी होती है, कैसे एक कमांड लाइन होती है, इस सब का पूरा अनुभव उतना नहीं था, मतलब ऊपरी नेतृत्व का। तो इनको एक ऐसा माइंड चाहिए था जो लश्कर का भी नेतृत्व करे और इससे एक तरह से लेजिटिमेसी, जनाधार भी हो। इसलिए ये सब गए मुगल बादशाह के पास। उनको ये कन्विंस किया कि देखो, ईरान भी हमारी मदद में आ रहा है, अब हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो तब एक तो ये पहले से तैयार नहीं था, ऐसी कुछ बड़ी बगावत होगी वगैरह इस बात के लिए, लेकिन पूरी उनकी तैयारी, उनका जोश, ये सब और संख्या बल, ये सब देख के उसने दो चीजें की। एक तो ये जाहिर किया कि ठीक है, मैं अपनी तरफ से खुद इस बगावत में शामिल हूँ, ये एक। और दूसरा, उसने फतवा, मतलब नॉट फतवा, आदेश निकाला, हुक्म, कि जो भी मुसलमान रसूलुल्लाह के आगे वाली नस्लों पे ईमान नहीं लाएगा, वो मोमिन नहीं, काफिर है। यानी कि बेसिकली वो शिया बन गया। अली हसन हुसैन पे जो ईमान नहीं रखेगा, नहीं लाएगा, वो काफिर है। क्योंकि अभी लखनऊ ज़्यादा पावरफुल था और ईरान भी ज़्यादा पावरफुल था। इन दोनों से मदद मांगने के लिए बहादुर शाह जफर ने यह काम कर दिया। तो दिल्ली में उसके बाद बड़ा कत्लेआम हुआ ब्रिटिशों का। ब्रिटिशों की कोई फौज तो उस वक्त दिल्ली में थी नहीं, कुछ ब्रिटिश नागरिक रहा करते थे, लेकिन फौज नहीं थी। उन सबका कत्लेआम कर दिया। कानपुर में फिर उसके बाद बड़ा कत्लेआम हुआ, जहाँ पे हम थोड़े डिटेल में कुछ समय बाद जाएंगे ये कैसा हुआ। और एक तरह से सब जगह हरी झंडियाँ, हरे निशान, चांद तारा और तकबीर के नारे, ये सब पूरे उत्तरी हिंदुस्तान में ये था। लेकिन इससे सावधान होके ब्रिटिशों ने तुरंत पंजाब की सारी फौजों को डिसआर्म कर दिया, झेलम में, रावलपिंडी में, मुल्तान में, सभी जगह। क्योंकि उसमें एक तो सिख तो थे ही, लेकिन उस इलाके के पश्तून और बाकी पंजाबी सुन्नी मुस्लिम, ये भी वहाँ के आर्मी में रहते थे। तो उनको पहले से डिसआर्म कर दिया, तो वैसे भी उनका कोई चांस नहीं था। दूसरी बात ये हुई कि ये सब जिहाद चालू है, इसकी अच्छे से समझ उस जमाने के पंजाबी शासकों को थी। और इसीलिए जिंद, नाभा, पटियाला और जम्मू और बाकी भी जो हिंदू या सिख रियासतें थी, शासक थे वहाँ के, वो सब इस मामले में ब्रिटिशों के साथ हो गए। इसकी दो राय है। एक तो
1831 में जो मरे थे सैयद अहमद बरेलवी, बालाकोट वाले, उनका जिहाद उनके मरने से रुका नहीं था। पंजाब में कहीं ना कहीं थोड़ी कहीं छोटा कहीं बड़ा ऐसी मुठभेड़ें चालू ही थी, और इस सब की लाइव लिविंग मेमोरी पंजाबी जनता के मन में थी, और उन्हें शत्रुबोध इसी वजह से पूरा का पूरा था। तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह को के साहित्यतों को मार गिराया, अर्जुन देव जी को मार गिराया, और आज भी जो हमारे खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, उनसे हम कभी नहीं साइड होंगे, हम उनके खिलाफ ही रहेंगे। तो एक तरह से पंजाब में तो कहूँगा बच गया। फिर आते हैं गुरखे और दोस्त मोहम्मद, अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के दोस्त मोहम्मद का ये था कि इसके कुछ ही साल पहले एंग्लो अफगान वॉर 1 जिसे कहते हैं, ऑकलैंड्स फॉली, जिसमें वैसे तो ब्रिटिशों की पूरी हार हो चुकी थी, उससे ये डर था कि ब्रिटिशों को तो हम हरा गए, लेकिन ऊपर से अगर रशिया भी आ जाता है हमारे यहाँ, तो हमें ब्रिटिशों की मदद चाहिए, इसलिए वो ब्रिटिशों के खिलाफ जाना नहीं चाहता था। तो उसने भी ब्रिटिशों का साथ दिया। ठीक है, ईरान का शाह कह तो रहा था कि हम आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन आया तो नहीं। ठीक है, और ऊपर से गुरखे नेपाल के, जिनको दिख रहा था कि जिहाद है, ये भी ब्रिटिशों के साइड से हो गए। तो इसीलिए ये जो पूरे बागी थे, उनका इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं हो पाया जितना वो एक्चुअली चाहते थे। इस सब में राजपूत, जाट, मराठे जो ऊपर थे ग्वालियर में, इंदौर में, वो सब ब्रिटिशों के साइड से रहे या फिर इस पूरे मामले से दूर रहे, क्योंकि इनको भी पता था कि ये जिहाद चालू है। अब आते हैं उस प्रश्न पे जो ये सब सुन के अपने कई सारे दर्शकों के मन में आया होगा कि अगर इतना सब था तो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवे, कुंवर सिंह, ये क्यों जिहाद में शामिल हुए? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इस पूरे मुठभेड़ में या फिर बगावत में 150 जगह ऐसी थी जहां पे एक्चुअल में बड़े जिहाद हुए या फिर बड़ी मुठभेड़ें या लड़ाइयाँ हुई। उन 150 जगहों में हमें 3 चीजें देखनी है। प्रेरक कौन है, मतलब किसने शुरू किया, नायक कौन है, किसने लीड किया, और लाभार्थी कौन है, यानी कि जीत अगर होगी तो किसके हाथ में सत्ता जाएगी। तो 150 में से 150 सारे के सारे जगहों पे प्रेरक मौलवी थे, सारे जगहों पे लाभार्थी नवाब होने वाले थे, और 150 में किससे केवल 2 जगह ऐसी थी जहाँ पे नायक हिंदू थे, और वो 2 जगहें थी झांसी, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई नायक हुई, और दूसरा है कानपुर, जहाँ पे नाना साहेब पेशवे नायक हुए। तो अब आते हैं कि वो भी कैसे नायक हुए। ठीक है, एक्चुअली स्पीकिंग अब बलिया में कुंवर सिंह भी तो थे। हाँ, सॉरी तीसरे कुंवर सिंह, तीन कह सकते हैं, 3 जगह थी। तो कुंवर सिंह के बारे में एक्चुअली वो कैसे नायक हुए, इसके पूरे डिटेल्स मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन 2 उदाहरण दूंगा, दोनों एक ही जैसे है मोर और लेस, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हुआ था। पहला है नाना साहेब पेशवा का। नाना साहेब पेशवा यानी कि जो आखिरी पेशवा थे, बाजीराव 2, उनका दत्तक पुत्र था, और उसे जानबूझ के पुणे से दूर कानपुर के जगह बिठूर नाम का गांव है, ब्रह्मावर्त जिसे कहा जाता है, वहां पे उसे रखा गया था। उसका कोई काम नहीं था, उसके पास सेना नहीं थी, उसके पास अफसर भी नहीं थे, कुछ थोड़ी 100 के आसपास जो निजी अंगरक्षक थे, सिर्फ उतने थे, और उसे कुछ भी करने की ताकत नहीं बची थी। वो सिर्फ ब्रिटिशों की दी हुई तनख्वाह या पेंशन पे जिंदगी गुजार रहा था। जब ये 10 मई को सबसे पहला उद्रेक हुआ, तो उसने सीधे तौर पे यह कहा था कि ये बेहद शर्मनाक हरकत है। मतलब जब ब्रिटिशों के खिलाफ इन्होंने बागियों ने ये सबसे पहली जो जंग छेड़ी, उसका इसने पुरजोर निषेध किया था। ठीक है, लेकिन कानपुर में जो ब्रिटिश फौज थी, उन्होंने बगावत कर दी, अपने अपने सीनियर जो थे ब्रिटिश अफसर्स, उनको मार गिराया, और सब चले गए नाना साहेब पेशवा के पास। नाना साहेब पेशवा और तात्या टोपे, ये 2 वहाँ पे थे, और वो बोले कि हमारी लीडरशिप करो आप। ठीक है, लीडरशिप करो बोले, तो नाना साहब ने मना कर दिया कि ये मैं नहीं करने वाला। उनको भी दिख रहा था क्या हो रहा है, तो उनको 3 दिन गिरफ्त में, कैद में रखा गया, और ये कहा कि अगर आप हमारा नेतृत्व नहीं करेंगे, जो भी कुछ असला बारूद या फिर इंटेलिजेंस आपके पास होगी वो नहीं देंगे, तो फिर हम आपको मार गिराएंगे। तो कोई चारा ना होने की वजह से
अंत में जाके नाना साहब को उनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने नाना साहब को कानपुर का एक तरह से नायक घोषित किया और कुछ सीमित अधिकार उनको दे दिए गए। सीमित अधिकार मतलब क्या, इसका भी एक उदाहरण बताता हूँ। किसी कानपुर में ही किसी ने ईद के आसपास गाय की कुर्बानी देनी चाहिए, या फिर ईद के आसपास नहीं भी होगा, किसी खाटिक में एक्चुअल गाय को मार गिराया। तो नाना साहब ने जो वहाँ का एक तरह से न्यायाधीश अपॉइंट किया था, उसने उस खाटिक का हाथ तोड़ने की सजा सजा दे दी। ये सजा होते ही पूरा जिहादियों का जत्था नाना साहब पेशवा के पास फिर से गया और उन्हें धमकाया कि देखो, आप यहाँ हमारी बदौलत है, हमने आपको यहाँ का चीफ बनाया है, इसके बावजूद अगर आप हमारे खिलाफ जाएंगे तो बुरा असर भुगतेंगे। ठीक है। इस पे नाना साहब ने हार मान ली और उन्होंने परमिशन दे दी, आपको जितनी गोहत्या करनी है करो, लेकिन सिर्फ हिंदू इलाके में ना करो, इतनी मेहरबानी करना। ये थी नाना साहब की एक्चुअल पावर या हैसियत उस जमाने में। इसके बाद जो कत्लेआम हुआ ब्रिटिशों का, इतना बुरा था कि गलती से 2 ब्रिटिश कानपुर से जिंदा निकले। इनमें से एक था ट्रिवेलियन, और इस ट्रिवेलियन ने लिखा हुआ जो रिकॉर्ड है उसका सावरकर जी ने जगह जगह पे संदर्भ दिया है उनकी किताब में। तो इस सबका नाना साहब रोकना भी चाहते थे, उन्होंने कोशिश की भी थी कि ब्रिटिशों को कम मारा जाए, या जिससे कि अगर ब्रिटिश इस सब के बावजूद यहाँ के सत्ताधीश रहते हैं तो उनकी हमारे ऊपर वक्र दृष्टि ना रहे। लेकिन किसी ने भी, मतलब जो जिन्होंने नाना साहब को नायक बनाया था, उनमें से कोई भी नाना साहब की बात मान नहीं रहा था, उनका आदेश मान नहीं रहा था। तो नाना साहब पूरी तरह से देखा जाए तो लाचार थे। और वहां पे अब आते हैं झांसी की रानी के पास। झांसी की रानी का संस्थान यानी कि उनकी रियासत 1854 में खारिज हुई थी। 1854 से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के अंडर थी, और ये जो उसका बयान है कि मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी, ये 1854 का है। उससे उसका 1857 के इस पूरे जंग से या जिहाद से कोई संबंध नहीं था। हुआ ये था कि 1854 के बाद रानी को कुछ थोड़ी बहुत तनख्वाह, कुछ थोड़े से निजी अंगरक्षक और कुछ थोड़े और सेवक वगैरह देके उसको अंडर ही रखा था ब्रिटिशों ने। लेकिन ब्रिटिशों की जो फिर फौज झांसी में थी, जिनमें कई सारे फिर मुस्लिम फौजी भी थे, वो सब 1857 के आसपास बगावत कर उठी। उनको रोकने की कोशिश झांसी की रानी ने की थी, लेकिन एज यूजुअल झांसी की रानी की उन बागियों ने कुछ नहीं सुनी। जब और बार बार अपने पत्रों से वो ब्रिटिशों को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं आप ही के साथ हूँ, मैं आपसे एकनिष्ठ हूँ, लेकिन इस फौज पे मेरा नियंत्रण नहीं है, ये बेकाबू फौज है बेसिकली। लेकिन जब 1858 का मार्च अप्रैल आया, तब तक ब्रिटिश ऑफिसर्स रानी के बिल्कुल खिलाफ गए थे। उनको ये लगने लगा था कि रानी भी बागियों के साथ है, और इसीलिए वो रानी को कैद करना चाहते थे। ये वो दौर है जब रानी ने जाके आखिर ब्रिटिश अपनी सुन ही नहीं रहे बोल के अपनी गिरफ्त रोकने के लिए ब्रिटिशों के खिलाफ जंग छेड़ दी। जब वो लड़ी तो इतने शौर्य से लड़ी कि आज के ज़माने में भी वो बहुत प्रेरक हो सकता है, मतलब सिर्फ सैनिकों को नहीं, किसी भी आम आदमी को, कितना मतलब कैसे लड़ा जाए। लेकिन बात यही है कि वो अपने को बचाने के लिए एकदम अंतिम क्षण में लड़ रही थी, और वो भी तब जब लगभग सारी बाकी पूरी बगावत जब शांत हो चुकी थी, और जब ब्रिटिश आखिरकार रानी को ही पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़े थे, तब जाके रानी लक्ष्मीबाई उसमें एक तरह से ढकेली गई इस पूरे मामले में। नहीं तो वो ओरछा और जो इंदौर ग्वालियर की रियासत है, उन्हीं की तरह झांसी की रानी भी अपनी रियासत को इस पूरे झमेले से दूर रखना चाहती थी, लेकिन वो ये कर नहीं पाई। तो ये है सच्चाई तात्या टोपे और नाना साहेब पेशवा की, और झांसी की रानी कैसे वो ढकेले गए। ठीक है। अब सब ठंडा हुआ, ब्रिटिशों ने पूरे इलाके पे कब्जा कर लिया, सारे जिहादियों को मार गिराया। कहा जाता है कि 5 लाख के आसपास मुजाहिदीन तक मारे गए। इसके बाद
नाना साहेब पेशवा जो अब तक एक तरह से लाचार थे और अब भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने 1859 में, यानी कि इस पूरा मामला ठंडा होने के 1 साल बाद जो पत्र लिखा है ब्रिटिशों को, उसमें वो ये कहते हैं कि मुझे दिख रहा था कि ये पूरा मामला एक तरह से जिहाद है, लेकिन मैं चारों तरफ से जिहादियों से घिरा हुआ था, इसलिए मुझे इसमें मेरे इच्छा के विपरीत हिस्सा लेना पड़ा। लेकिन मैंने एक भी खून नहीं किया है, एक भी ब्रिटिश के हत्या का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ये आप भी जानते हैं, और इसके बावजूद आप मुझे दोषी ठहरा रहे हैं, ये एक्चुअली नाइंसाफी है। और अब पूरी ये बगावत ठंडी हो चुकी है, अब आप है और मैं हूँ, मैं आपका इतनी बहादुर से मुकाबला करूंगा कि आपके खून की नदियां बहेंगी, घुटनों तक आपका खून जमेगा, इतना मैं आपको कड़ी कड़ी जंग आपसे आपके खिलाफ लड़ूंगा। एक आप है और एक मैं हूँ, आपके जैसे बलशाली सत्ता के खिलाफ मैं अकेला हूँ, ये मैं एक तरह से मेरा सम्मान समझता हूँ। यह है नाना साहेब पेशवा का पत्र 1859 का, जिसमें ये पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि इस पूरे झमेले में उसको पढ़ना ही नहीं था नाना साहेब पेशवा को, और ब्रिटिशों के खिलाफ वो जाना नहीं चाहते थे। और ये जो पत्र मैं बता रहा हूँ, उसके बाद वो गायब हुए, उसके बाद कभी मिले नहीं, ब्रिटिशों को भी नहीं, कहीं पे भी वो गायब ही रहे आखिर तक। और उनके जो सेनापति थे तात्या टोपे, उनको तो फांसी दी गई। तो ये था पूरा घटनाक्रम 1857 का, जो मुझे जब मालूम पड़ा तब मैं भी बेहद चौंक गया कि ये सब होने के बावजूद सावरकर जी ने इसकी सच्चाई कैसे नहीं पहचानी। ये जो मैं सब बता रहा हूँ, हरे झंडे, तकबीर के नारे, और सब जिहादी वातावरण, ये सब सावरकर जी ने अपनी पुस्तक में भी बताया है, लेकिन ये बताने के बावजूद उन मुजाहिदीनों का गौरवगान किया है। ये क्यों किया, ये मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला था। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सावरकर जी की उम्र भी तब 24 साल थी, वो तब खुद एक छात्र थे। 1907 में जब खिलाफत भी नहीं हुई है, जब मुस्लिम लीग का भी गठन हुए महज 1 साल या कुछ हुआ था, तब पॉलिटिकल इस्लाम की सच्चाई सावरकर ने नहीं जान ली। ये कोई उनका बड़ा गुनाह हुआ ऐसे तो मैं नहीं मानता, ये भूल तो हो ही सकती है। तो और उनको सबसे बड़ा शत्रु तो दिख रहा था अंग्रेज। तो अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम एक आके बड़ी टक्कर दें, ये उनका हेतु था इस पूरी पुस्तक को लिखने के पीछे। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा लिखा, इस तरह से लिखा ये नैरेटिव। तो ये कह के हम इसी आकलन के साथ सावरकर जी के इस कार्य के पास देख सकते हैं। ये जो मेरठ की फौज थी, ये अधिकतर मुस्लिम थी क्या? मेरठ की तो थी, और यहाँ तक कि बंगाल आर्मी जो थी ना, जो बिहार और बंगाल में तैनात थी, वहाँ पे भी 40 या 50% या फिर शायद उससे भी ज्यादा अवध आर्मी के थे। मतलब इनकी रिक्रूटमेंट अवध से थी, यानी कि जो हॉटस्पॉट है, सबसे बड़ा हॉटस्पॉट इस पूरे घटना का, वहाँ पे थी। हाँ, एक और अब बात बताना मैं भूल गया। जब ये सब विद्रोह चालू था, तो अगस्त के महीने में, अगस्त 1857 में ईद थी, और ईद का उस जमाने का यही सिलसिला था कि मुस्लिम गाय की कुर्बानी देना चाहेंगे, फिर हिंदू उसको विरोध करेंगे, फिर हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे। ये तो हर साल की बात थी। लेकिन 1857 में बख्त खान ने ये चाहा कि हिंदुओं के खिलाफ हम ना जाएं, क्योंकि पहले ब्रिटिशों को खत्म करना है, हिंदुओं को बाद में निपटा सकते हैं। और यही सोच के उसने मुस्लिमों को एक तरह से ये सुझाव दिया कि गाय की कुर्बानी सिर्फ दिल्ली में सिर्फ 1 साल के लिए प्रतिबंधित है। ठीक है, तो मुस्लिम ये बात लेके बादशाह के पास गए, ये तो हम अन्याय है हम पे, हम कैसे गाय की कुर्बानी ना दे। बा खातिर हनूद, वो जो फतवा था, बा खातिर हनूद, गाय की कुर्बानी मना करना गैर इस्लामी है, ये जो था। तो उसको उसी मुताबिक बर्ताव करते हुए सब मुस्लिम गए बादशाह के पास और बोला कि ये सब जिहाद किस लिए चल रहा है, काफिरों के खिलाफ चल रहा है, तो हम काफिरों के गाय की कुर्बानी क्यों ना दें। तो बादशाह ने कहा कि काफिरों के खिलाफ है, लेकिन ब्रिटिश काफिरों के खिलाफ। अभी हिंदू काफिर अक्सरियत में है, हम उनके खिलाफ अभी नहीं जा सकेंगे और नहीं जाना चाहिए। फिर भी मुस्लिम मानने को तैयार नहीं थे। फिर सारे मुस्लिमों को, दिल्ली के मुस्लिमों को ये आदेश दिया गया कि सारे लोग जो भी गाय कुर्बानी के लिए पकड़ी है वो कोतवाली में जमा करें,
कोतवाली में इतनी बड़ी जगह नहीं थी कि सारे गायों को रख सके, तो इसको लेके भी बड़ा मसला हुआ दिल्ली में। और दिल्ली में जब बाद में ब्रिटिशों ने फिर से अपना वर्चस्व कायम कर लिया और सारे मुजाहिदीनों को मार गिराया, तब दिल्ली के हिंदुओं ने थोड़े पैमाने पे आनंदोत्सव किया था। और आगरा में तो बहुत बड़े पैमाने पे आनंद उत्सव हुआ कि दिल्ली से आगरा से और पूरे इस क्षेत्र से आखिरकार मुजाहिदीनों को सफाया हुआ। इस बात को लेकर पेड़े पाटे गए आगरा में जब अंग्रेजों की फाइनली जीत हुई। और उसके बाद मुस्लिम भी चाहते थे कि हिंदुओं को सबक सिखाया जाए, लेकिन बाकी मौलवी ने ऐसा नहीं करने दिया, ये सोच के कि अभी पहला शत्रु ब्रिटिश है, उससे पहले निपटा, हिंदुओं को तो बाद में हम कैसे भी गाजर मूली की तरह काट लेंगे। ये है पूरा सच 1857 का। और जी हाँ, और ये भी है कि उसके उस वक्त जो थे ये बहुत लंबे पैमाने पे इनको फांसी और सूली चढ़ाया गया, फांसी दी गई और इनको जो है वो तोप से बांध के दागा गया। तो उससे और बात ये अधिकतर मुस्लिम ही थे जिनके साथ इस तरह का सलूक हुआ। सिर्फ यही नहीं, कोलकाता से अमृतसर जो रोड जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, उसके 5 किलोमीटर इस बाजू 5 किलोमीटर उस बाजू, दोनों बाजू जितने भी मुस्लिम मोहल्ले देखे सबको तोप से उड़ाया गया। और कितनों को फांसी दिया गया उसकी तो शायद गिनती भी नहीं होगी। और ये सब होने के बाद सारे मुगल शहजादों को सजाए मौत दी गई। ठीक है। और एक प्रसंग है जो मुझे पता नहीं कितना ऐतिहासिक है। ये कहा जाता है कि लाल किले से पराभूत बहादुर शाह जफर को बाहर लाया गया और तब लाशें पड़ी थी इनकी मुगल शहजादों की, उनके सिर काट के या फिर बाकी भी मुगल सैनिकों के सिर काट के सिख फौजी वहां एक तरह से आनंदोत्सव कर रहे थे कि ये रहा बदला अर्जुन देव जी का, ये रहा बदला चार साहेबजादों का, ये रहा बदला गुरु तेग बहादुर जी का। और तब एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, जॉर्ज फिलिप कुछ उनका नाम था, जो उर्दू अच्छी जानते थे। उन्होंने बहादुर शाह जफर को ये कहा कि दमदमा में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। यानी कि तुम्हारे बगावत में कुछ दम नहीं बचा, अब तुम्हें जान की भीख मांगनी होगी। और उस पर बहादुर शाह जफर ने जो कहा है वो हम सबकी आंखें खोल देगा। ये अगर अभी तक सत्य स्वरूप नहीं समझाए, बहादुर शाह जफर ने कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यानी गाजी क्या होता है कि सबसे बड़ा जो खिताब है, यानी कि एक तो होता है फौजी, और काफिरों को मारने वाला ही गाजी कहलाता है। काफिरों को मार के खुद जिंदा रहने वाला, जो काफिरों को हाँ। मार के खुद भी मरता है वो तो हुआ शहीद। वो तो शहीद हो गया। हाँ। और आपको शायद थोड़ा आश्चर्य होगा, ये गाजी ये जो शब्द है ना, मराठी में, ब्रज में, अवधी में हिंदू योद्धाओं को भी बड़े आदर के साथ कहा गया है। शिवाजी महाराज को भी सावरकर जी ने भी गाजी कहा था एक जगह पे। गुरु तेग बहादुर को भी शायद बुल्ले शाह ने किसी और ने कहा था गाजी। और ये जो भूषण, कविराज भूषण जो थे तिकमापुर के, जो शिवाजी महाराज को शिवाजी महाराज के चरित्र जिन्होंने लिखा था काव्य में, शिव भारत, उन्होंने भी कहा था एक जगह शिवाजी महाराज को गाजी। शिव भारत तो दूसरी है, शिव भारत तो सॉरी वो कविंद्र परमानंद, परमानंद जी की है। सॉरी तो कविराज भूषण में भी गाजी कहा था, लेकिन गाजी का असली मतलब है ईमान के लिए, इस्लाम के लिए लड़ने वाला। गाजियों में भूषण जी ने शिव बावनी लिखी है। शिव बावनी है, और भी उनकी शिवाजी महाराज पे रचनाएं हैं। और उसमें उन्होंने एक जगह पे कहा था, शिवाजी गाजी नेक कड़कत है, कुछ ऐसी लाइन है वो। उनको भी गाजी कहा गया, इतना वो सबसे ऊंचे दर्जे के योद्धा के लिए शब्द इस्तेमाल होता था, लेकिन उसका असली मतलब है इस्लाम के लिए तलवार हाथ में उठाने वाला। तो गाजियों में बू रहेगी, एक कण भी बचेगा जब तलक ईमान की, यानी कि इस्लाम की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। इससे बड़ा जिहादी नारा कुछ और हो ही नहीं सकता। इतने साफ तौर पे अगर खुद बादशाह कह रहा है कि ये जिहाद था, तो ये जिहाद के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। और हाँ, उसने एक और वाक्य कहा था तब बहादुर शाह जफर ने अपनी शहजादों की लाशें देख के कि तैमूर लंग की नस्ल की ये हालत, मतलब वो खुद भी अपने को हिंदुस्तानी वगैरह बिल्कुल मान नहीं रहा था, वो खुद को तैमूर लंग से ही जोड़ रहा था। ये बात हम सबके लिए आय ओपनर होनी चाहिए। और ये सब होने के बाद जब पूरी तरह से ब्रिटिश शासन इस इलाके पे हुआ, उसके बाद
एक दो दशकों तक मुस्लिमों को सबसे ज़्यादा संशय के साथ, शक की नज़रों से ब्रिटिश देखते रहे, और इसीलिए इन्होंने हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा करीब लाने की कोशिश की। लेकिन 1870 की दशक में जब ये हंटर कमीशन बना, उसको एक ये सवाल दिया गया था, मतलब उसको जो तहकीकात करनी थी, जो जिस पे रिपोर्ट बनानी थी, उसमें ये लिखा था कि क्या भारत के मुसलमानों पे भरोसा किया जा सकता है, ब्रिटिश हुकूमत को, ब्रिटिश हुकूमत का उन पर भरोसा किया जा सकता है। और उस कमेटी की फाइंडिंग्स ये थी कि भारत तो छोड़ो, दुनिया के कहीं भी मुस्लिम अल्पसंख्यक जहाँ पे है, अकलियत उनकी, उन पे गैर मुस्लिम शासक रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो भारत तो छोड़ो, दुनिया में कहीं पे भी होगा तो भी आप उनकी भरोसा नहीं कर सकते। और अगर भारत में आपको शांतिपूर्ण राज्य चाहिए तो मुस्लिमों को अपने पक्ष में ले लो। ये हंटर कमीशन की फाइंडिंग्स थी, इंटरनेट पे आज भी अवेलेबल है। उसके बाद ब्रिटिशों ने थोड़ा थोड़ा करके मुस्लिमों को अपने तरफ खींचने की कोशिश की, जो 1910 के दशक में मैं कहूँगा जाके पूर्णतः फलित हुई। जब मुस्लिम लीग भी बनाई गई, राजधानी भी कोलकाता से लेकर दिल्ली लाई गई, और भी कई सारे स्टेप्स लिए गए। कम्युनल अवार्ड 1909 का, 1909 का, ये सब ब्रिटिशों की वो स्टेप्स थे जो उन्होंने इस पूरे इतिहास को मद्देनजर रखते हुए भारत को अपने नियंत्रण में लेने के लिए मुस्लिमों के बारे में ले लिए। तो इतना बड़ा इस पूरे घटनाक्रम का महत्व है, जिसे जो ना जाने उसका भारत के इतिहास के बारे में आकलन बहुत ही अधूरा रहेगा, और अधूरा तो नहीं, बहुत ही गलत रहेगा। और इस पूरे घटनाक्रम को हम शेख सरहिंदी से लेके कंटिन्यूम में अगर पढ़े तो सारी चीजें समझ जाती है, थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। तो ये था बिल्कुल, वो तो एक ही नैरेटिव है शेख सरहिंदी से लेके और आज तक, आज तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये सब जब मैंने जाना तो मैंने तो भगवान के आभार माने, अच्छा हुआ ब्रिटिश जीत गए। गलती से अगर ब्रिटिश हार जाते, पूरे हिंदुस्तान फिर से इस्लामी हुकूमत होती, आज हम जिम्मी होते। इन ऑल लाइक ये नैरेटिव तो ये लोग कई बार चलाते हैं, जैसे मीर जाफ़र के बारे में भी ये लोग यही नैरेटिव चलाते हैं। तो मीर जाफ़र को गद्दार कहा जाता है। जब मीर जाफ़र क्लाइव की सहायता से जब उसने सिराजुद्दौला को हटाया था, तो वहाँ भी उत्सव मनाया गया था। हिंदुओं ने तो दिवाली मनाई थी उस समय। कई साल बाद दुर्गा पूजा मनाई जा सकी बंगाल में, जब मीर जाफर की हार हुई, और उसमें ब्रिटिश भी सिराजुद्दौला की हार हुई, जब सिराजुद्दौला की हार हुई तो 1857 में प्लासी में, तो जब हारा था सिराजुद्दौला, उसके बाद तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था। और उसमें जो मुख्य पात्र थे, मीर जाफ़र तो उनका टूल था, जो मुख्य पात्र थे वो हिंदू थे उसमें। रानी भवानी, सेठ अमीचंद, जगत सेठ, ये सब तो हिंदू थे। इन्होंने मीर जाफ़र के सहायता से क्लाइव को लेके और सिराजुद्दौला को वहाँ से ख़त्म करवाया था। तो ये तो एक, मैं कहूँगा कि ये जो हमारी हिस्टोरियोग्राफी है, और ख़ास तौर से जो ये एक तरह से षड्यंत्र किया गया है वामपंथियों द्वारा, ये सब उसका परिणाम है कि इसको इस तरह से दिखाया जाता है कि 1857 जो कोई हिंदू मुस्लिम एकता का पर्व था, वो इसलिए बता देते हैं क्योंकि जो वो पहली जो राइजिंग हुई थी वो मंगल पांडे ने जो की थी। लेकिन मंगल पांडे और मेरठ में बहुत अंतर है, काफ़ी समय का अंतर है। और वो ये दिखाना चाहते थे कि देखो 1857 में नहीं, 1857 तक हिंदू मुस्लिम एकता थी, उसके बाद डिवाइड एंड रूल किया गया। ये वो दिखाना चाहते, इसलिए ऐसी बचकाना हरकतें की जाती है। लेकिन इस पूरे मामले पे हमें प्रकाश डालना हमारा काम है। मैंने ये पुस्तक तो खुद पढ़ी थी, लेकिन यूट्यूब पे मैंने जो ढूंढा 1857 जिहाद ऐसे अगर डाले, कुछ भी नहीं आता। मतलब ये हिंदी में ये कंटेंट है ही नहीं। तो इसलिए मैंने आपसे विनती की कि इस बात पे एक बना लेंगे। और ये भी, और आप जो दूसरा कार्य कर रहे हैं मासिर आलमगीरी का हिंदी संस्करण, इस सबसे मैं आशा करता हूँ कि मासिर आलमगीरी नहीं, फतावा आलमगीरी का, सॉरी फतावा आलमगीरी, सॉरी मासिर आलमगीरी का तो अंग्रेजी हिंदी सब में उपलब्ध है पहले से ही। हाँ सॉरी फतावा आलमगीरी।
वैसे एक सुझाव है, ये महासिरे आलमगिरी है ना, उससे आप सबटाइटल भी दे सकते हैं, बवासीरे सेक्युलरी। महासिरे आलमगिरी, बवासीरे सेक्युलरी। तो ये सबसे मुझे उम्मीद है कि हम आंखें खोल पाएंगे और शत्रुबोध, आत्मबोध, इन दोनों को और गहरा कर सकेंगे और स्पष्ट और अचूक कर सकेंगे। जी, तो अब इस परिचर्चा को यहीं पर हम विराम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तन्मय जी। और बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। कल कल 1857 संग्राम की मैं ये कहूँगा कि उसकी एनिवर्सरी स्मरण है, दिन। स्मरण दिन कह सकते हैं उसको। तो इस समय हम इसको चला रहे हैं, तो दर्शकों को इससे जो है वो निश्चित रूप से शत्रुबोध और स्वयं बोध जागृत करने में जी। इसमें सहायता मिलेगी। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले सभी से अनुरोध कि हमारा मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज याद रखें और यथासंभव जितने आप सब्सक्राइबर बनवा सकते हैं, स्वयं आप सब्सक्राइबर हैं, जो नहीं हैं वो बने और दूसरे सब्सक्राइबर्स भी और बनवाएं, जिसे 20 मई हमारी डेडलाइन है, तब तक हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंच जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तन्मय संजय जी जी को, आपकी दर्शकों को जय हिंद, वंदे मातरम।